तो आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे है ना, जो पेंशन के नियम देख रहे थे, तो नियम का ये पार्ट 2 है ना। तो नियम के पार्ट 2 में अपन क्या देखेंगे, जो पेंशन में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होता है, तो उसके बारे में अपन आज देखने की यहाँ क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे सेवा उपादान है ना। ये एक सेवा उपादान ओनली सेवा उपादान है एक, ये तो पहला हो गया सेवा उपादान है ना। दूसरा होता है अपने यहाँ पे डीसीआरजी है ना। डीसीआरजी क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपादान है ना, इसको देखेंगे। और एक तीसरा होता है यहाँ पे अवशिष्ट उपादान है ना। अवशिष्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवशिष्ट उपादान यहाँ पे, तो इसको भी अपने को देखना पड़ेगा ना। तो तीनों में क्या अंतर होता है ना, और इसको कैसे आपको पढ़ना है उसको यहाँ समझने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेंशन एवं सेवा उपादान नियम 43(1) में दिया है, पेंशन एवं सेवा उपादान नियम है ना। जब किसी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा मतलब 10 वर्ष से भी कम है, मतलब मान के चलिए यहाँ पे वह है ना कितने साल में लगा, बोला अच्छी भैया यहाँ पे 54 साल 55 साल ऐसे में नौकरी लगा मान चलो, या फिर कुछ ऐसे कुछ कारण हो गया कि उसकी सेवा यहाँ पे 10 वर्ष से कम हो गया, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया है ना, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि मतलब है ना उसकी मृत्यु हो गई या कुछ स्टेप में है ना, तो उसकी अगर अर्हतादायी सेवा पर निकालते हैं 10 वर्ष से कम आ रही, 10 वर्ष से क्या हो रही है यहाँ पे, बहुत ही कम आ रही है ना, तो सेवा तो उसे पेंशन की पात्रता नहीं होगी ना। अब 10 वर्ष है ही नहीं, कम से कम पेंशन के लिए 10 वर्ष रहना चाहिए भैया ना, है ना। अब कम से कम पेंशन के लिए कितना रहना चाहिए, 10 वर्ष रहना चाहिए। पर जो उसकी आयु मतलब यहाँ पे अर्हतादायी सेवा की आयु जो है वहाँ पे 10 वर्ष से कम है, तो उसको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे सेवा उपादान मिलेगा ना, सेवा उपादान मिलेगा। तो एक मुश्त सेवा है ना, एक मुश्त सेवा उपादान की पात्रता होगी है ना, उसे एक मुश्त सेवा उपादान की पात्रता होगी है ना। अब देखिए 10 वर्ष से ज़्यादा तो अपन पेंशन दे देते थे, पर अब पेंशन उसको नहीं मिल रही क्योंकि उसका 10 वर्ष से कम आयु सीमा है, तो उसको एक मुश्त सेवा उपादान अपन देंगे, एक मुश्त सेवा उपादान देंगे। तो सेवा उपादान की राशि नीचे दर्शाए अनुसार दे होगी, तो कैसे दे होगी भी देखते हैं यहाँ पे है ना। अब देखिए 10 वर्ष यहाँ पे 10 वर्ष सेवा कर रहा है, यहाँ पे 10 वर्ष से कम है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कि 19 महीने ही आएंगे इसको ना, 19 है ना 6 माह ही आएंगे, जैसे 10 गुणा 2 तो कितने यहाँ पे 20 6 है ना, 20 6 और अपन पेंशन या सेवा उपादान करना 6 में निकालते हैं, तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आएगा यहाँ पे ना। तो 20 6 मतलब यहाँ पे कम से कम रहना चाहिए, तो कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 19 6 आएगा। तो 19 6 का ही अपने को यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि 10 वर्ष से कम बोला है, तो 19 6 आ जाएगा ना। तो प्रथम देखिए है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे, प्रथम 8 6 की सेवा के लिए प्रत्येक 6 में आधा दे होगा ना। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने समझ में आएगा, प्रत्येक 8 6 की सेवा के लिए है ना, प्रत्येक 8 6 की सेवा के लिए प्रत्येक 6 में आधा दे होगा, कितना आधा दे होगा। और उसके बाद 9 6 से 19 6 तक है ना, 9 6 से 19 6 तक अर्हतादायी सेवा के लिए प्रत्येक 6 के है ना, प्रत्येक 6 के 3/8 की उपलब्धि के कारण सेवा उपादान दे होगा ना। ठीक है यहाँ पे, तो इसका पहले से 8 माह तक है ना, 1 मिनट में इसको बता रहा हूँ अच्छे से। यदि पहले से है ना, पहली 6 से 8 6 है, तो उसका सीधा क्या कर देना अपने को, आधा कर देना है ना, इसका सीधा आधा कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद 8 6 बाद यहाँ पे 9 6 से 19 6 तक क्या करना है, इसका 3/8 करना है ना, 3/8 करना है। कैसे करेंगे अपन आगे देखेंगे, तो इस स्टेप से है ना। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा है ना। एक शासकीय सेवक की अर्हताकारी सेवा कितनी 17 वर्ष है, 17 वर्ष है, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 10 वर्ष से कम सेवा हो रही है। 17 मतलब कितना हो रहा है, 17 मतलब 8 16 का 8 हो जाएगा, मतलब 8.5 साल इसकी सेवा हो रही है ना। और सेवानिवृत्ति किया गया ना, सेवानिवृत्ति किया गया है, पर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति दे दिया या फिर गवर्नमेंट हटा दिया या त्यागपत्र दे दिया, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे इसको सेवानिवृत्ति किया गया है, और सेवानिवृत्ति के समय उसकी उपलब्धि कितनी थी भाई यहाँ पे 12,500 प्लस 2800 है ना। तो उसे दे सेवा उपादान की गणना कीजिए ना, तो उसको जो भी एक मुश्त जो सेवा उपादान दीजिए, क्योंकि पेंशन तो मिल ही सकता है, 10 वर्ष से कम आयु है ना, मतलब 10 वर्ष से कम उसकी यहाँ पे अर्हताकारी सेवा है, तो उसको पेंशन नहीं मिल सकता, इसलिए उसको एक मुश्त सेवा उपादान यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रथम 6 है ना, प्रथम 6 में जो 1 से 8 तक के मैंने बोला था, यहाँ पे 1 से 8 6 है, तो कितना करते हैं यहाँ पे 1/2 करते हैं ना। तो 8 6 तक अपने ले लिया, कितना यहाँ पे 1/2, तो कितना है अपने यहाँ पे 4। ये समीकरण अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये समीकरण 1 हो गया अपना। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगले और है ना अगले 6 से, अगले 6 मतलब यहाँ पे 9 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 से है ना, 9 से कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 9 से देखिए 17 8 तक तो अपन ले लिया है ना, 8 तक अपन ने ले लिया, अब 8 हो गया, अब टोटल कितना है 17, तो 17 में से 8 गया, कितना बचेगा अपने यहाँ पे 9, तो 9 को अपने निकालना पड़ेगा
कितना निकालना पड़ेगा भाई यहाँ पे 3/8, तो निकालो भाई 9 का 3/8 यहाँ पे कितना रहा है 27/8 है ना। अब देखिए ये हो जाएगा अपना समीकरण 2 है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है जोड़ने पर है ना, ये जो यहाँ पे हाईलाइट किया हमें 4 और 27/8 इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59/8 आ जाएगा यहाँ पे है ना, 59/8 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 59/8 आया है ना। अब देखिए उपलब्धि कितनी है अपनी यहाँ पे है ना, मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन कितना हो जाएगा 15,300 हो रहा है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे जो 59/8 है उसको उठा के यहाँ रखना है 59/8 को, ठीक है 59/8 को यहाँ रखे और यहाँ पे जो वेतन है यहाँ पे ना जो अपनी उपलब्धि है उसको यहाँ रखे गुणा करके, तो अपना एक मुश्त यहाँ पे सेवा उपादान की राशि आ जाए। कितना देना पड़ेगा अपने यहाँ पे 1,12,000 है ना, 12,837.80 या फिर 1,12,838 आ जाएगा ना, 1,12,838 यहाँ पे आ जाएगा है ना। ये हो गया भाई। तो इसको इस वे में लेके क्या करना है अपने को सॉल्व करना है ना। तो ये एक मुश्त सेवा उपादान की राशि अपनी आ गई है ना। अब नियम 2 में क्या बोल रहा है, नियम 2 में देखते हैं यहाँ पे 43(2 है ना, नियम 43(2) क्या बोल रहा है, जब किसी शासकीय सेवा की 10 वर्ष पूर्ण हो जाए, जब किसी शासकीय सेवा के क्या बोले यहाँ पे 10 वर्ष पूर्ण हो जाए या फिर है ना वर्ष से अधिक सेवा होने पर है ना, 10 वर्ष से अधिक, अब 10 वर्ष से अधिक सेवा हो रही है यहाँ पे तो उन्हें मासिक पेंशन मिलेगा ना। 10 वर्ष से कम से तो सेवा उपादान दे दिए, अब 10 वर्ष से अधिक है तो क्या देना पड़ेगा अपने को मासिक पेंशन देना पड़ेगा। वह भी है ना, इसकी मासिक पेंशन की पात्रता होगी है ना, वह भी शासन द्वारा समय समय निर्धारित किया जाएगा। मासिक पेंशन समय समय पर क्या किया जाएगा निर्धारित किया जाएगा। और कैसे होगा इसको देखते हैं यहाँ पे, शासन के आदेशानुसार है ना, शासन के जो आदेश है उसके अनुसार 33 वर्ष है ना, 33 वर्ष की अर्हताकारी सेवा में 50% उपलब्धि होगी ना। मान लीजिए आपने 33 साल अपने सेवा के अर्हताकारी सेवा के पास कर लिए हैं तो आपको 50% पेंशन राशि मिलेगी। और 33 वर्ष से अधिक सेवा के लिए कोई पेंशन नहीं मिलेगा ना। अब 33 वर्ष से अधिक है तो सरकार तो लूट जाएगी भाई इसमें ना, अगर 34 वर्ष 35 वर्ष देने लगा सरकार ही लूट जाएगी। इसलिए 33 वर्ष क्या कर दिए हैं फिक्स कर दिए, या फिर 66 6 माही है ना, या 66 क्या बोला मैंने यहाँ पे 6 माही इसको फिक्स कर दिए हैं भाई है ना। ये हो गया। और देखिए यहाँ पे परंतु अर्हता सेवा 33 वर्ष से कम होगी तो फॉर्मूला क्या करेंगे भाई, ये वाला फॉर्मूला आएगा नीचे वाला सूत्र है ना। तो उपलब्धि मतलब जो अभी यहाँ पे उसका वेतन चल रहा है मूल वेतन वो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 गुणा अर्हताकारी सेवा की 6 माही 6 माही मतलब 6 माही संख्या मतलब 66 6 माही है ना। 33 मतलब यहाँ पे 66 6 माही लेना है डिवाइड बाई किसके 66 से करना है ना। मतलब कुल मिला के 50% आप दे रहे हो, ये 66 कट जाएगा और उपलब्धि मान चलिए यहाँ पे है ना, कुछ भी यहाँ पे 76,100 मान चलो यहाँ पे 76,100 है तो उसका डिवाइड बाई 2 मतलब 50% ही अपन ये क्या करें यहाँ पे दे रहे हैं ना। तो अगर मैंने क्या बोला 10 वर्ष से अधिक है तो मासिक पेंशन दिया जाएगा यहाँ पे। और अगर 33 वर्ष ही उसका फिक्स आ रहा है, 33 वर्ष अगर आ रहा है तो उसको मतलब मान लो 35 साल 36 साल जो भी आ जाए 33 वर्ष में लाकर आपको क्या करना है यहाँ पे फिक्स करना है ना। फिक्स करने के बाद उनका डिवाइड बाई 2 कर देना है या 50% निकालना है तो अपना पेंशन की राशि अपनी आ जाएगी ना। यदि पर अगर 33 साल से कम है तो इस फॉर्मूला अपने क्या करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा है ना। ठीक है भाई यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे मान चलिए आप 34 साल मतलब 64 6 महीने आ गया यहाँ पे तो ये फार्मूला अपना काम करेगा। अगर 66 ही आ रहा है यहाँ पे तो 66 जो 66 कट जाएगा अपना यहाँ पे तो वो आ गया अपना वही कुल मिला के 50% है ना। तो ये हो गया भाई। अब पेंशन की राशि को अगले रुपए में क्या किया जाता है पूर्णांक किया जाता है। ठीक है, पेंशन की राशि को अगली रुपए में क्या किया जाता है पूर्णांकित किया जाता है। अर्हतादायी सेवा की गणना के लिए चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, अर्हतादायी सेवा की गणना के लिए 3 माह या उससे अधिक माह को है ना एक 6 माही लेंगे ना, 3 माह या फिर उससे अधिक 3 माह या उससे अधिक को क्या लेंगे एक 6 माही लेंगे है ना। और वे कहाँ तक जाएगा यहाँ पे 9वां महीना शुरू होने के पहले तक के है ना। और 9 6 माही से अधिक को क्या लेंगे यहाँ पे 2 6 माही लेंगे है ना। 9 10 11 12 9 10 11 12 जैसे साल का 9वां 10वां 11 12 महीना तो उसको 2 6 माही लेना है। और यहाँ पे 1 जनवरी से सॉरी यहाँ पे मार्च से है ना, मार्च से 3 महीना हो जाता है। 3 महीना से यहाँ पे अपना जो सितंबर है ना, सितंबर कितने का होता है यहाँ पे 9 है ना। तो सितंबर के पहले तक अगस्त तक के, अगस्त तक आपने कितना लेना पड़ेगा, मार्च से अगस्त तक के आपने कितना लेना पड़ेगा एक 6 माही लेना पड़ेगा है ना। तो वैसे ही कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि 3 माह या उससे अधिक माह है तो एक 6 माही हो जाएगा और 9 माह या उससे अधिक है तो वो 2 6 माही हो जाएगा है ना। न्यूनतम पेंशन यहाँ पे 1/1/2017 को 1/7/2017 को जो 7वां वेतन बना है उसमें क्या बताया गया है यहाँ पे है ना, जो क्या बताया गया है न्यूनतम पेंशन कितनी होगी 7750 पहले 3025 थी है ना। 1/1/2016 को 1/1/2006 को थी यहाँ पे 3025 है ना। और 1/1/2017 को कितनी यहाँ पे 7750 है ना।
अब देखिए यहाँ पे मृत्यु सह सेवा उपादान नियम 44(1) है ना। अब देखिए मृत्यु सह सेवा उपादान कब दिया जाता है, जब शासकीय सेवा की सेवानिवृत्ति पर अर्हतादायी से 5 वर्ष से अधिक हो ना। अर्हतादायी सेवा कितनी है यहाँ पे, 5 वर्ष से अधिक है ना। अर्हतादायी सेवा कितनी है, 5 वर्ष अधिक है, तो उसको DCRG की पात्रता होगी है ना। जिसका भी 5 साल से ऊपर हो उसको DCRG दिया जाएगा है ना। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान नियम क्या बोलता है, 44(1) के अनुसार है ना। मतलब ये लगभग सबको ही मिलता है। 33 वर्ष आया तो उसको देना ही पड़ेगा DCRG है ना, क्योंकि 5 वर्ष से अधिक की सेवा है तो देना पड़ेगा है ना। सेवा काल में मृत्यु होने पर है ना उसकी 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा है तो उसे भी DCRG की पात्रता होगी है ना। सेवा काल में अगर मृत्यु हो गई तो 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा है तो उसे DCRG की पात्रता होगी है ना। मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपादान की राशि प्रति 6 माह में है ना, प्रति 6 माह में उपलब्धि का 1/4 देय होगी है ना। प्रति 6 माह में उपलब्धि कितना, 1/4 देय होगी, जिसकी अधिकतम सीमा उपलब्धि 16 सही 1/2 गुना और 10 लाख है ना, दोनों में से जो कम हो वो होगी है ना। एक्चुअल में इसको 20 लाख कर दिया गया है 7वें वेतनमान में है ना। मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपादान की राशि प्रति 6 माह में कितनी देय होती है, उपलब्धि की 1/4 देय होती है। 1/4 फार्मूला में आएगा भैया यहाँ पे ना, आगे फार्मूला में आता है ये है ना। फार्मूला में आता है, इसका फार्मूला जब अपन न्यूमेरिकल देखेंगे तब देखेंगे है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अधिकतम सीमा उपलब्धि कितना होता है, 16.5 गुना करते हैं अपन यहाँ है ना। तो या 1/4 निकालो या फिर 16.5 गुना निकालो या फिर 20 लाख, इसमें से जो कम होगा वो उसको देय होगा ना। परंतु मृत्यु की दशा में उसके परिवार के 5 सदस्यों को कम से कम उपलब्धि का 12 गुना राशि देय होगी ना। समझ में आ रही बात यहाँ पे। परंतु मृत्यु की दशा में उसके परिवार के 5 सदस्यों को कम से कम उपलब्धि का 12 गुना राशि क्या होगी, देय होगी ना। अब देखिए यहाँ पे अब उसको कुछ नहीं मिल पाया यहाँ पे और उसको लास्ट में फिर एक अवशिष्ट उपादान देना पड़ता है ना। जब शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है ना, जब शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है तो उस समय उसके DCRG की राशि कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे जो DCRG राशि मिलती है वो 12 गुना से कम है ना। 12 गुना मिलनी ही चाहिए, 12 गुना आपको देना ही है ना, 12 गुना कम से कम देना ही है। यदि DCRG राशि 12 गुना से कम है ना, मान लीजिए वहाँ पे उसको देना था DCRG की राशि देना था ना, पर उसकी मृत्यु हो गई है ना, उसकी मृत्यु हो गई तो उसको 12 गुना से कम राशि मिली है ना। और वो सेवानिवृत्ति के बाद क्या हो जाता है, दिवंगत हो जाता है ना। क्या बोल रहा है, जब शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति, फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये 44(2) में दिया, अवशिष्ट उपादान किस में दिया, 44(2) में दिया गया है मूलभूत नियम के। जब शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होना और उस समय उसके DCRG की राशि उपलब्धि के 12 गुना से कम है ना, और उस समय उसके DCRG की राशि उपलब्धि के 12 गुना से कम है और वे सेवानिवृत्ति के बाद दिवंगत हो जाते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद क्या हो जाते हैं, दिवंगत हो जाते हैं, तो प्राप्त DCRG राशि एवं जीवन काल में प्राप्त पेंशन तथा उपलब्धि के 12 गुना राशि में जो अंतर आएगा ना, 12 गुना राशि में जो अंतर आएगा उसे अवशिष्ट उपादान के रूप में प्रस्तुत दी जाएगी ना। DCRG अपने दे दिए ना, DCRG अपने दे दिए है ना, DCRG अपने दे दिए, पर वो जो राशि है वो है ना, जो अपना DCRG की राशि है वो 12 गुने से मान लीजिए कम है और उसके संबंधित शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसको तो क्या हो गया यहाँ पे, नुकसान हो गया भाई है ना। तो नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई के लिए क्या दिया जाता है, यहाँ पे अवशिष्ट उपादान दिया जाता है ना। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, प्राप्त DCRG की राशि एवं जीवन काल में प्राप्त पेंशन तथा उपलब्धि के 12 गुना की राशि में जो अंतर आएगा ना, तो उसे अवशिष्ट उपादान के रूप में उनके प्रदर्शित किया जाएगा, दिया जाएगा ना। परंतु सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष बाद मृत्यु होती है तो यह अवशिष्ट उपादान नहीं दिया जाएगा है ना। DCRG की एवं पेंशन राशि अगले रूप में पूर्णांकित किया जाएगा, तो क्या किया जाता है, पूर्णांकित किया जाता है ना। तो अवशिष्ट उपादान है ना, इसको अपन लास्ट में एक दिन और देखेंगे, एक मेरे पास नोट्स हैं उसके आधार पर समझाऊंगा। अभी समझ लो यहाँ पे यदि 12 गुना से कम राशि मिल रही है उसको ना, यदि DCRG की राशि 12 गुना से कम है तो उसको अवशिष्ट उपादान की पात्रता वह रख लेता है ना, क्योंकि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत क्या हो गई, मृत्यु हो गई है ना। और अगर 5 साल उसने काट लिया सेवानिवृत्ति के बाद तो ये अवशिष्ट उपादान उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल में तो वो अपना है ना रोल आउट हो ही जाएगा है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे है ना। तो वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो यहाँ पे शुभ हो।